मैं नेताओं और राजनीतिक दलों से बहुत दूर एक सोच रखती हूँ कि जाति धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर समाज को मत बांटो। इसलिए मैं एक शेर अपनी सभाओं में पढ़ती हूँ, उनका तो काम सियासत है वो अहले वफा क्या जाने। उनका तो काम सियासत है वो अहले वफा क्या जाने, और अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक पहुँचे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। मुल्क की आन बान रहने दो, जिंदगी के निशान रहने दो। मुल्क की आन बान रहने दो, जिंदगी के निशान रहने दो, और कीर्तन मंदिरों में हो प्यारे, मस्जिदों में अजान रहने दो। वैसे तो इस शेर के कई सारे मायने हैं, लेकिन इसके एक मायने ये भी हैं कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, यहाँ पर कई सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इतनी सारी जाति और धर्म के लोग रहने के बावजूद भी हमारा देश जो है एक गुलदस्ते की तरह है। जिस तरीके से एक गुलदस्ते में तरह तरह के फूल होते हैं, गुलाब है, गेंदा है, वेला है, इस तरीके के फूल होते हैं, वैसे ही हमारे देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं, और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। आज मेरे साथ आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, इनको लोग तेजस्वी सिंह जी के नाम से जानते हैं। अगर आपको इनके बारे में मैं बता दूं, ये पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मौजूदा वक्त में ये भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य हैं, और इस बार एक अहम बात यह है कि 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है, और बरेली ज़िले की अगर बात करें तो बरेली ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हैं, और सभी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी फिर यही चाहती है कि इस बार फिर से 2022 में 9 की 9 विधानसभा वो जीत सके। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेहरे चुनावी मैदान में हैं, उनमें से एक नाम तेजस्वी सिंह जी का है, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अगर बात करें इनकी समाज सेवा की, तो एक लंबे समय से समाज सेवा में रही हैं, और 1998 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो तेजस्वी सिंह जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। वैसे तो मैंने आपका इंट्रो अपनी तरफ से मोटा मोटी दिया है, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसमें अगर कोई और इजाफा करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं शॉर्ट में। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने मेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया। मैं सिर्फ बरेली जनपद की बेटी, समाज की सेविका, गरीब, कमज़ोर, किसान, महिलाओं और युवाओं के हितों की चिंता करने वाली एक ऐसी इंसान हूँ जिसने 24 वर्ष की आयु में, जब मेरा बेटा 1 वर्ष का था, अपना पति खो दिया था। मेरे स्वर्गीय दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना जीवन देश के लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में गंवा दिया। जेल में उनकी मौत हुई। मेरे पिता स्वर्गीय श्री भानु प्रताप सिंह ने विधायक, सांसद, मंत्री के रूप में समाज को बहुत कुछ दिया। आज भी आप लोग जानते हैं, उन्हें याद करते हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्वाभाविक तौर पर की। मेरा मकसद सत्ता और पैसा पाना नहीं था, बल्कि लोगों के दुख और सुखों से जुड़ना था, दुखों और सुखों से जुड़ना था, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे। मुझे लगता था कि मैं दूसरों के दुख बांटूंगी तो शायद मेरे दुख भी कम हो जाएं, इसलिए मैं स्वाभाविक तौर पर समाज सेवा और राजनीति में आ गई। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अभी कितनी तैयारियां बाकी हैं? पिछले 15 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी और मीरगंज, भोजीपुरा दोनों विधानसभाओं में, कभी कभी शहर विधानसभा के लोगों के सेवा के लिए कार्यरत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मीरगंज विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है, भोजीपुरा का भी ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मेरे भाई, भतीजे, चाचा और भाभियां नहीं हैं। इसलिए चुनाव की तैयारी नहीं कहूँगी मैं। मेरे लिए चुनाव एक जश्न होगा, एक उत्सव होगा, क्योंकि मेरे भाई और भतीजे उस चुनाव को लड़ेंगे। मैं अकेली प्रत्याशी नहीं होंगी, मेरी जगह कम से कम 20,000 प्रत्याशी होंगे जो मेरे भाई और भतीजे होंगे। इसलिए मेरे लिए चुनाव एक उत्सव का माहौल होगा। और यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट देती है मीरगंज से या भोजीपुरा से,
तो मैं वो चुनाव निश्चित भारी अंतर से जीतकर लखनऊ पहुंचूंगी। जी, बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं एक प्रत्याशी नहीं बल्कि मेरे साथ बीसियों हज़ार से ज़्यादा प्रत्याशी हैं, यानी कि वोटर हैं। अनकहे शब्दों में मैडम ने बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है, जनता जानना चाहेगी कि अगर आप प्रत्याशी हैं और आप एक चुनाव लड़ेंगी, तो अगर आप चुनाव जीतकर एमएलए बनेंगी तो क्षेत्र की जनता के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पिछले 20 वर्षों में मैंने हमेशा ही कमज़ोरों पर उठने वाले हर हाथ का विरोध किया, महिलाओं पर उठने वाली हर आँख का विरोध किया, किसी ने किसी की ज़मीन कब्जाई उसका मैंने विरोध किया, कभी किसी लड़की का बलात्कार हुआ मैंने वहाँ विरोध किया। मैंने हमेशा गलत चीज़ों का विरोध किया है, कानून को लागू कराने के लिए मैंने हमेशा काम किया है। तो मेरी अपने विधायक काल में प्राथमिकता होगी कि किसी भी कीमत पर कानून को ना तोड़ा जाए और संभाव बनाया जाए, गरीब और कमज़ोर किसान और युवाओं और महिलाओं को ना कुचला जाए। ये मेरी प्राथमिकता होगी। मेरा अगला सवाल ये है मैम से कि मैम एक महिला हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, इनके विधायक क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये क्या विज़न रखती हैं और किस तरीके से उनकी परेशानियों को दूर करेंगी? महिलाओं के सामने बहुत विषम परिस्थिति होती है जब वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर नहीं होती। आजकल हमारी सरकार ने, मोदी सरकार और योगी सरकार ने महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं और उनको हम लोग लागू करवाने का पूरा भरसक प्रयास करते रहे हैं। मैं भविष्य में मोदी सरकार और योगी सरकार की उन सभी योजनाओं को लागू कराने का प्रयास करूंगी ताकि मेरी क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनको आगे बढ़ाना ही इनका मकसद है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार और अनेक घिनौने कृत्य हो रहे हैं, तो अगर आप विधानसभा पहुंचेंगी तो इन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुराचारों को किस तरीके से आप निपटाने का काम करेंगे कि आगे और महिलाओं पर ये अपराध ना हो? देखिए, ये एक ऐसा विषम प्रश्न आपने किया है। बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार ये सिर्फ एक विधायक या सांसद या समाज सेवक का काम नहीं है। इसके लिए आप, हम और पूरा समाज जिम्मेदार है। हमें सबसे पहले पुरुषों को और बच्चों को बचपन में संस्कार देने होंगे कि वो महिलाओं का आदर करना सीखें। यदि मैं सत्ता में आती हूँ, विधायक चुनी जाती हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरे क्षेत्र में इस तरह की क्लासेस, शिक्षा, संस्कार लड़कों को या लड़कियों को दिए जाएं कि वो महिलाओं का सम्मान करना सीखें, तभी इस पर रोक लगाई जा सकेगी। और जहाँ तक बलात्कार या दूसरे अपराधों का प्रश्न है, तो मैं नहीं समझती पिछले 20 वर्ष में ऐसी कोई भी सरकार रही हो जब इस तरह की चीज़ें हुई ना हो और सरकार ने कानून बनाए। हर विधायक और सांसद विरोध करता है, वो कोशिश करता है कि उसके क्षेत्र में इस तरह के काम ना हो, फिर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश का समाज है वहाँ पर अभी कुछ विषमताएं हैं। लड़कों को बहुत बार ये बताया जाता है कि औरत कमज़ोर है, इसको जूती समझ के रखो। लड़कियों को ये बताया जाता है कि पुरुष को आकर्षित करना ही तुम्हारा काम है, शादी करना ही एक काम है। जब हम लड़के और लड़कियों को संस्कार देंगे, उनको सही शिक्षा और दीक्षा देंगे, उनको बताएंगे कि ये गलत है, तो मैं समझती हूँ ये अपराध अपने आप ही होने बंद हो जाएंगे। ये केवल एक विधायक और सांसद या सरकार नहीं कर सकता, ये पूरे समाज का काम है। महिलाओं पर अपराध कम करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में महंगाई से जो है जनता परेशान है, तो क्या ऐसे में आपको लगता है जनता दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी? निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो काम किए हैं या योगी जी जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लागू करा रहे हैं, गुंडे और बदमाशों को जेल में डाल रहे हैं। अभी हमारे फतेहगंज पश्चिमी में तमाक स्मैक के जो तस्कर हैं, उनके जो नाजायज़ अवैध उन्होंने जो निर्माण कर लिए थे, बड़ी बड़ी करोड़ों की बिल्डिंगें बना रखी थी अवैध पैसे से, उस सबको योगी सरकार ने गिरवाया है। मर्डर
या बलात्कार कहीं हुआ है, लोगों को तुरंत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करवाया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी योगी सरकार की पहली उपलब्धि ही लॉ एंड ऑर्डर है, और चूँकि हमारी उपलब्धि ही लॉ एंड ऑर्डर है तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन मैडम, जो जनता की है बुनियादी ज़रूरत है, जैसे पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो क्या इनसे लगता है कि जनता फिर से चुनेगी? मैं पूरे देश के या प्रदेश के बारे में शायद ना बता पाऊँ, अपने क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जनता मुझे चुनेगी। जी, बड़ा दावा और बड़ी बात कही है कि पूरे प्रदेश में क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुझे क्षेत्र की जनता मुझे प्यार करती है तो वो मुझे चुनेगी। और रही बात 22 के चुनाव के परिणाम की, तो वो परिणाम आने पर सभी को पता चल जाएगा। तो अगला सवाल मेरा मैम से ये है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल पाएगी? कम से कम 300 पौने 300 सीट्स जीतकर हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने महिलाओं को, युवाओं को तरजीह देना और जिनकी साफ छवि है उनको प्रत्याशी बनाने का मन बनाया है। मैडम, आप हमारे दर्शकों और क्षेत्र की जनता से किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? मैं एक सेकुलर परिवार की बेटी हूँ। मेरा एक ही संदेश रहता है और मैं उसको शेर के साथ कहना चाहूँगी। राजनीति मुझे आती नहीं, मैं प्रेम की भाषा जानती हूँ, नफ़रत की नहीं। अन्याय का विरोध करती हूँ। लोग कहते हैं मैं बहुत तेज़ तर्राट हूँ। अन्याय का विरोध करने वाला हर व्यक्ति तेज़ तर्राट होता है और मैं भी हूँ, मगर फिर भी मैं प्रेम करना जानती हूँ और जनता को कहूँगी वो भी प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंडित, ठाकुर, कश्यप, मौर्य, यादव, किसी भी व्यक्ति से कोई जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें, प्रेम से रहें, ताकि कभी भी मिलें बैठें तो हंस सकें, मुस्कुरा सकें, एक दूसरे के दुख बांट सकें। और मैं नेताओं और राजनीतिक दलों से बहुत दूर एक सोच रखती हूँ कि जाति धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर समाज को मत बांटो। इसलिए मैं एक शेर अपनी सभाओं में पढ़ती हूँ, उनका तो काम सियासत है वो अहले वफा क्या जाने। उनका तो काम सियासत है वो अहले वफा क्या जाने, और अपना तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचे। अपने शेर के साथ मैम ने बड़ा अच्छी बात कम शब्दों में कही है, और मेरी शुभकामनाएं मैडम और उनकी पार्टी के साथ हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को ये जीत कर विधायक बने और क्षेत्र के लोगों का उचित विकास करें, जो मैम को लगता है और जो कायदे में होना चाहिए लोगों का विकास, महिलाओं का, युवाओं का, बेरोज़गारों का, वो ये सब काम करें। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जय